बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। अहम इंतखाबी इस्लाहात तो हो गई, अब अगला मरहला मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब के वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद से मुलाकात की है और उन्हें पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम के हवाले से और पंजाब इसम्बली से इसे मंजूर करवाने के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं कि जल्द अज जल्द ये बिल पंजाब इसम्बली से मंजूर करवाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्लियामान में अपनी नाकामी पर सेखपा है। पेशावर में गुज़श्ता रोज़ पीडीएम ने अपना पावर शो किया, लेकिन ये पावर शो इंतहाई कमज़ोर पावर शो था। इसको पावर शो तो नहीं कहा जा सकता। ये एक छोटा सा जलसा था जहां हमने देखा कि पीडीएम की जो जमातें हैं, बड़ी जमातें, वो चंद अफराद भी इकट्ठे नहीं कर सकी और हुकूमत पर तनकीद की गई। लेकिन सियासी जमातों के कारकुनों ने इस जलसे में अदम दिलचस्पी का इजहार किया। क्या अपोजिशन के पास आने वाले दिनों में लाहेमल है और हुकूमत गवर्नेंस के मामलात पर कितनी फोकस नज़र आती है और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हुकूमत क्या सोचती है, इन तमाम मामलात पर आज अपने प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जनाब अहमद जवाद। अहमद जवाद साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब नसीम सिद्दीकी। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। अहमद जवाद साहब, ऑपोजिशन नाराज़ तो नज़र आती है कि पार्लियामान में उसके साथ जो कुछ हुआ, क्योंकि वो दावे कर रहे थे कि नहीं, हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। बहरहाल इंतखाबी इस्लाहात का बिल में जो अहम है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक़ है। ये कितनी अहम पेशरफ्त है आपके ख्याल में, और क्या अपोजिशन अब इसको अदालत में चैलेंज करने जाएगी? देखें जावेद साहब, बात यह है कि पाकिस्तान की अगर आप पिछले 50 साल अगर उसको लें और उसमें जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो 1971 का इलेक्शन भी क्यों ना हो, हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा बना है। और उस मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता था। और ये एक इलेक्शन कमीशन का जो मौजूदा निज़ाम है, इसके तहत ही हो रहा था। तो 50 साल तक इस निज़ाम के तहत इलेक्शन पाकिस्तान में कराए गए और कोई भी इलेक्शन जो है वो तनाज़ात से बालातर नहीं हो सका और उसके ऊपर उंगलियां उठी, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए गए। और अब तकरीबन 50 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक इलेक्शन रिफॉर्म्स का बिल लेके आई है, मेरा ख्याल है इसको तो सिर्फ इस बुनियाद पे ही आपको तस्लीम कर लेना चाहिए कि जब आप 50 साल तक एक ऐसे निज़ाम से ख़ुद भी बेनिफिट उठाते रहे और उसके अलावा आप उसको इस्तेमाल भी करते रहे, तो आज अगर एक तब्दीली आ रही है और वो ट्रांसपेरेंसी की खातिर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एतराज़ात या तो कोई स्पेसिफिक होना, जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी शिबली फराज साहब की कि जिसमें वो स्टेप 1 से लेके स्टेप 10 तक जो हैं वो बता रहे हैं कि कैसे ईवीएम में वोट डाला जाएगा। अब अपोजिशन को चाहिए कि वो भी उन्हीं स्टेप 1 से लेके 10 तक जहाँ जहाँ पे वो समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है या यहाँ पे कोई मिली भुगत हो सकती है, यहाँ पे कोई इसमें चेंजेस हो सकती हैं, तो वो आइडेंटिफाई करें ना। यानी अगर आपने डिबेट करनी है तो डिबेट का तो तरीका ये है, लेकिन जो तरीक़ाकार अपोजिशन ने इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर उठाया वो आखिर में ऐवान के अंदर उनकी शिकस्त का भी बायस बना और उसको अवाम ने भी रद्द किया, उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी रद्द किया। तो अगर आप एक गलत स्टांस एक सियासी आपने जो लिया हुआ था इसके ऊपर, वो आप ख़ुद उस पर गलत है, अब आप उस पर नाराज़ हों या आप मायूस हों, तो ये तो आपका अपनी चॉइस थी कि आपने हुकूमत के साथ मिल के इलेक्शन रिफॉर्म्स के वाले से कोई भी आप तैयार ही नहीं थे। हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर भी, सेनेट में भी, हर जगह उन्होंने कमेटियाँ भी बनाई। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी टीम से भी कहा कि अपोजिशन से आप अप्रोच करें और उनको आमादा करें कि डिबेट करें, डेलिब्रेट करें और जो इसमें बेहतरी हो सकती है उसको हम किया जा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं उस पर भी बातचीत की जा सकती है, लेकिन अपोजिशन आपने देखा एक ही स्टांस थ्रू आउट रहा कि वो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और उसका फाइनल रिज़ल्ट जो है ऐवान में एक आइन के मुताबिक आप एक अक्सरियत के साथ एक बिल को पास करते हैं तो उसकी एक आइनी हैसियत है। अब इस आइनी हैसियत के तहत पास होने वाला बिल जो है, अभी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है
कि उसने इसको नाफिजुल अमल करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, और ये उनकी अब जिम्मेदारी है। अब अपोजिशन अगर ये कहती है कि हम इसको अदालत में लेके जाएं, तो बिल्कुल ले जाएं जी। कोई इस मुल्क में किसी के ऊपर पाबंदी तो नहीं है कि आप किसी भी इशू के ऊपर अदालत में जाना चाहते हैं, किसी फैसले की वजह से, किसी भी हवाले से, आपका हक है, ज़रूर जाएं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन को अब दे शुड कम टू द टर्म्स, और उनको इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि ये हम ओवरसीज़ को इस तरह से सेग्रीगेट करके उनको इंटरनेट वोटिंग का जो हक है, और इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दे चुकी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। ओवरसीज़ को वोटिंग राइट मिल चुका था, लेकिन उसकी मेथडोलॉजी या इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो इतनी मुश्किल थी कि 18 के इलेक्शन में कोई 8-10 हज़ार लोगों ने वोट डाला। बेसिकली उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि उनकी पार्टिसिपेशन को आप इस तरह यकीनी बनाएं कि उसमें आसानी मुहैया करें। ये तो नहीं कि आप उसमें एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक किस्म का तरीका रखें कि जिसकी वजह से कोई वोट ही नहीं डाल सकता। तो बेसिकली पीटीआई ने तो ये कोशिश की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो शामिल किया जाए, और क्यों ना किया जाए। जब हम उनसे वो IMF से तो हम $6 बिलियन लेके उसकी पता नहीं कितनी शर्तें मानते हैं। बिल्कुल सही। तो ओवरसीज़ ने तो कोई शर्तें भी नहीं लगाई, वो $30 बिलियन आपको साल का दे देते हैं। तो आप उनको अपने इलेक्शन में एक वोटर के तौर पे तो आप उनको एक्सेप्ट करें, उनको अपनी राय दही की इजाज़त दें, उनको अपना इस्तेमाल करने दें, वो महसूस करें कि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं इसकी फैसला साजी के अंदर। तो आई थिंक कि ये एक बड़ा पाकिस्तान की तारीख का जो है संगे मील साबित होगा, और आने वाले 2023 के इलेक्शन में इसके बड़े अच्छे असरात होंगे। अदालत की आपने बात की, उस पर तो मैं आता हूँ उसके बाद, क्योंकि बहुत से मामलात का, इस किस्म के मामलात का मैं खुद विटनेस भी रहा हूँ, और बड़े जो मुख्तलिफ सियासी हमारी जमातें हैं, इनकी लीडरशिप से हमारी बात भी होती रही है, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। ऑपोजिशन, आप अब देखिए, हुकूमत ने कई बार बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, फवाद चौधरी ने, शिबली फराज ने, तमाम जो अहम वज़रा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और ऑपोजिशन को दावत दी, और आप कवर करते रहे हैं इसको, आप खुद उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मौजूद रहे हैं, आप इसकी तस्दीक करेंगे। ऑपोजिशन को कहा कि आप आएँ, बैठें, इंतखाबी इस्लाहात पे, अवामी फलाह के एजेंडे पे आप हमारे साथ बैठ के बात करें, बातचीत को आगे बढ़ाएं। आपके ख्याल में क्या इनसिक्योरिटी थी ऑपोजिशन को कि वो हुकूमत के साथ नहीं बैठी, और जल से जुलूसों में ही कहती रही कि नहीं, हम मशीन को नहीं मानते, हम ओवरसीज़ के जो तरीक़ाकार है ओवरसीज़ को वोट देने का, उसको नहीं मानते? क्या इनसिक्योरिटीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जावेद साहब। आप ये देखें कि ये जो अपोजिशन की जमातें हैं, ये कोई पाकिस्तान के इलेक्शन में 50-50 साल से हिस्सा ले रही हैं, और जो धांधली का शोर मचाते हैं उनमें यही जमातें शामिल हैं। अब इसमें कई जमातें ऐसी हैं जिन्होंने अपने वोट 20-20, 30-30 हज़ार वोट ज़्यादा बनाए हुए हैं। उन्हें ख़तरा ये है कि अगर वो EVM आ गई तो वो धांधली वाला मसला जो पहले ये लोग कर लेते थे वो शायद ना कर पाए। मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल दूंगा कि नादरा कार्ड, जिस तरह अभी हमारे नादरा के नाइकॉप कार्ड बने, ये शनाख्ती कार्ड बने हैं, पहले जो टेक्नोलॉजी मैनुअल यूज़ होती थी उसमें लोगों के पास 3-3, 4-4 शनाख्ती कार्ड थे। कोई भी गैर मुल्की आता था और शनाख्ती कार्ड बनवा लेता था। लेकिन क्योंकि नई डिजिटल टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से कोई नादरा का दूसरा कार्ड नहीं बनवा सकता। EVM में भी ये है कि ये बहुत अच्छी मशीन है, पहले मुझे भी इसकी समझ नहीं थी कि इसके ऑपरेट कैसे करते हैं, और शायद किसी अपोजिशन वाले से आप पूछेंगे तो उसको भी तरीका नहीं पता कि ये EVM है क्या चीज़। EVM तो बहुत सिंपल चीज़ हो गई है, आपने उसमें बटन प्रेस करना है, उसमें जो आपका पसंद का वोट होगा अपना कैंडिडेट, उसकी पर्ची निकल आएगी, तरीका उसी तरह है। लेकिन जो ठप्पे लगाए जाते थे या धांधली के दूसरे तरीके इख्तियार किए जाते थे वो शायद नहीं होंगे, और जो सारी सारी रात रिज़ल्ट के इंतज़ार में लोग बैठे रहते थे और कोई थैला इधर जा रहा है, कोई थैला उधर जा रहा है, वो नहीं होगा। इसमें फौरी तौर पे जो है वो रिज़ल्ट भी सामने आ जाएगा। तो जिस तरह टेक्नोलॉजी दुनिया में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले वो उंगली से घुमाने वाला फ़ोन था, फिर बड़े बड़े फ़ोन आए, अब आपने देखा कि स्मार्टफोन्स आ गए। इसी तरह ये भी टेक्नोलॉजी है, और मैं इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि ये मुसलसल अपोजिशन को ऑफ़र करते रहे हैं कि आप आएँ, हमारे साथ बैठे। सिर्फ EVM नहीं है, तकरीबन 39 के करीब इंतखाबी इस्लाहात हैं, उन पे आएँ और बात करें, आप कमेटी बनाएं। लेकिन सिर्फ अपोजिशन EVM के ख़िलाफ़ शोर मचाती रही, EVM के ख़िलाफ़ ही बात करती रही। मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब आप इलेक्शन में धांधली का शोर मचाते हैं और उसका कोई अगर हल निकल रहा है और आप उसमें बैठें, और अगर आपको कोई एतराज़ात हैं तो आप क्लैरिटी के साथ
आवाम को बताएं। सिर्फ ये ना कहें जी ईवीएम से जो वोट चोरी हो जाएगा, ये तो निगरान हुकूमत कराएगी ना। ये वाली पीटीआई की गवर्नमेंट तो इलेक्शन नहीं करवाएगी। और इसमें इलेक्शन कमीशन की भी बहुत सख्त जिम्मेदारी आती है कि वो इस चीज़ को क्लैरिफाई भी करे, इसको सपोर्ट भी करे और अपोजिशन को भी समझाए और अपोजिशन और हुकूमत को ऑन बोर्ड ले, उनके दरमियान मीडिएटर का जो है वो किरदार अदा करे और इस प्रोसेस को चलना चाहिए। अदरवाइज़ तो फिर धांधली का शोर मचता रहेगा और कोई मसले का हल नहीं निकलेगा। लेकिन ऑपोजिशन तो जल्द से जुलूस कर रही है, अगरचे कि पेशावर में मामला बड़ा गड़बड़ रहा है उनका, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो एहतजाज करेंगे। वो तो अहमद जवाद साहब आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, क्या करेंगे फिर आप? देखें जावेद साहब, अब आपको जो है ना तकरीबन 3.25 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। अब देख लें अपोजिशन का रवैया जो है वो डे वन से लेके अभी तक जो है वो वन आफ्टर दी अदर उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस हुकूमत को किसी तरह से गिराया जा सके, और उन्होंने आज तक इस हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया और इसके लिए उन्होंने धरना भी इस्तेमाल किया, नाकाम हुआ। उन्होंने एक मुल्क गिर तहरीक चलाई, एहतजाजी तहरीक चलाई 11 पार्टियों ने मिल के, वो भी नाकाम हुई। ना सिर्फ नाकाम हुई बल्कि उसके बाद उनके अंदर डिवाइड पैदा हो गया जो कि आज तक कायम है, और वो अपोजिशन जो है ना यूनाइट ही नहीं उसके बाद दोबारा हो सकी। यानी पीडीएम ने जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना था हुकूमत को गिराने का, उल्टा उसका ये हुआ कि खुद अपोजिशन के अंदर ऐसी दरार पड़ गई जो कि अब तक कायम है। उसके बाद आप देखें तो गलियों में, सड़कों में, हर जगह पे आवाम को जब वो कन्विंस करने में नाकाम हुए, जो उनका नैरेटिव था कि हुकूमत की सिलेक्शन या इलेक्शन में जो धांधली उनके हवाले से जो वो इल्ज़ाम लगाते थे, जब वो चीज़ वो आवाम को कन्विंस नहीं कर सके, जब वो आवाम को हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर कन्विंस नहीं कर सके, जो कि उनका एक एजेंडा था जी कि ये इनकी कारकर्दगी और इस हवाले से, तो वो जब वहाँ नाकाम हो गए तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये ऐवान में उनकी एक ये तीसरी नाकामी है कि गलियों में, सड़कों में, मैदानों में हारने के बाद, आवाम को कन्विंस ना करने के बाद जब वो ऐवान में आए तो वहाँ पे भी उनको शिकस्त फाश हुई और उनके अपने अंदर जो है वो डिवाइड भी आपको सामने नज़र आया, जबकि हुकूमत में एक आपको अलाइंसेस में एक यूनिटी नज़र आई। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो हमेशा, जैसे कि वो उनका वो कमेंट जो है वो भी आपने सुना ही होगा कि वो तो मैदान में उतरते हैं जीतने के लिए, और वो कोई हार से भी उनको कोई खौफ नहीं होता। और इसमें उन्होंने जिसे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अपने तमाम इत्तेहादियों से, अपनी पार्टी के मेंबरान से उन्होंने राब्ता किया, उनके साथ स्ट्रेटजी भी डिस्कस की, और बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने मुश्तरका जो इजलास बनाया उसमें वो सारे बिल पेश किए गए, वो कामयाबी से हुए। और आज अपोजिशन जो है अपने वो उन ज़ख्मों को अभी तक जो है वो महसूस कर रही है कि किस तरह से उनको एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी है, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी जिनकी अपने अंदर एक ग्रुप बन गया कि जो कि जिसमें जहाँ पे उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में जहाँ फ़ायदा उठाया वही उनके अब एक और उनके लिए एक अजाब बन गया। तो ये देखें दिन गुजरने के साथ साथ अपोजिशन जो भी कदम उठाती है वो ही फायर बैक हो जाता है। तो इसलिए मैं कोई पीडीएम की अब कोई चौथी या पांचवीं अटेम्प्ट जो है, चाहे वो लॉन्ग मार्च की है, चाहे वो किसी जलसे जुलूस की है, जिसकी मिसाल आपने पेशावर के एक जलसे से भी दी, तो मैं तो इसको कोई अब इतना संजीदा नहीं लेता, क्योंकि ये एक सीक्वेंस बन चुका है कि अपोजिशन ने अब ये जो टाइम है इसमें सिर्फ अपना एक मंत्रा जो है हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से ले के उन्होंने जलसे जुलूस एहतजाजी, लेकिन दिन गुजरते जा रहे हैं। अब जो पिछले 1.5 साल रह गए हैं उसमें हुकूमत का मकसद ये है कि एक तो जो इकनॉमिक टेक ऑफ हो चुका हुआ है उसको एक कन्वर्जन उसकी करना, उसकी एक ट्रांसलेशन करना, कि ताकि एक आम आदमी भी उसका रिलीफ जो है महसूस कर सके। कि ज़ाहिर है आपके मुल्क में आपने सुना ही होगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है जो झेलम रिवर पे जो बनाया गया 720 मेगावाट का, 5000 उसमें नौकरियां दी जा रही हैं। उसमें उसका जो पाकिस्तान की मईशत पे या पाकिस्तान की एनर्जी, अप्रैल 2022 से उसने वो बिजली देनी शुरू कर देनी है, उसका सक्सेसफुल तजर्बा हो चुका हुआ है सी पैक के अंडर। सड़कों की तरफ अगर आप देखें तो नवाज़ शरीफ हुकूमत का एक बड़ा होता था जी कि नवाज़ शरीफ ने सड़कें बड़ी बना दी, तो अपने पूरे 5 साल में उन्होंने कुछ 700 किलोमीटर बनाई हैं।
तो पीटीआई अब लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स भी अगर उनको शामिल कर ले तो 3,500 किलोमीटर जो हैं वो सड़कें 2023 के इलेक्शन से पहले मुकम्मल हो जानी है। तो तकरीबन उनसे 4-5 गुना ज़्यादा सड़कें भी जो हैं बनाई गई हैं। तो इस मुल्क में हमें इकॉनमी में भी बेहतरी नज़र आ रही है। फॉरेन रेमिटेंस देखें ना, आप $6 बिलियन IMF से लेने के लिए कितना आपको क्या कुछ करना पड़ता है। अब आप 20-21 बिलियन डॉलर ले रहे थे फॉरेन रेमिटेंस का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। ये इस हुकूमत की पॉलिसी को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो 21 से 30 बिलियन डॉलर कैसे चला गया। तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी में ये ओवरसीज़ का पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट भी है, हुकूमत की पॉलिसीज़ का भी ट्रस्ट भी है। और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि मर गई थी, जो कि मुशर्रफ के दौर से स्टार्ट हुआ और उसके बाद 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो हुकूमतें रहीं, उसमें वो बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई, वो सारी आपकी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। वो उसका रिवाइवल होना वो इसी दौरे हुकूमत में हुआ है। आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा जो है वो इसी हुकूमत के दौर में हुआ है। आपके मुल्क में माहौलियात का लफ्ज़ ही शायद अजनबी था। यहाँ पे कभी किसी लीडरशिप ने इस मुल्क में बात ही नहीं की थी इन्वायरमेंट पे या माहौलियात पे या जंगलात के ऊपर। ये तो एक सब्जेक्ट ही नहीं था कि इस पर कोई डिस्कशन हो। इसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान की एक बड़ी नंबर 1 प्रायोरिटी बना दिया, जिसके लिए काम किया जा रहा है। अब लाहौर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड अगर बना है तो उसको भी अपोजिशन जो है ना वो पीटीआई के खाते में डालेंगे। माहौलियात जो हैं किसी एक शहर की अच्छी होनी या ख़राब होनी, ये कुछ चंद सालों की नहीं बात होती, ये कुछ 40-50 साल का सफ़र होता है। ये बहुत बड़ा सफ़र है, ठीक है। तब जाके आप एक शहर को इस इंजाम तक पहुंचाते हैं। या अगर आपने उसको उठाना है दोबारा, वो कैसे उठाना है आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट होना है, या ज़ाहिर है उसके लिए पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है। आपने जंगलात लगाने हैं, आपने प्लांटेशन करनी है, लेकिन उसका रिजल्ट आने में तो कम से कम 5-10 साल लगेंगे, आपको वक्त लगेगा। सिद्दीकी साहब, ये पेशावर में जो कुछ हुआ है, इस हवाले से मेरी जो हम्बल सी रीडिंग है, वहाँ पीडीएम ने जलसा किया गुज़श्ता रोज़, कारकुनों की तादाद इंतहाई कम रही, अगरचे किया गया जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ के करीब ये सब कुछ हुआ, लेकिन ना मुस्लिम लीग नून भी वहाँ शहर में मौजूद है, यानी पेशावर सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एएनपी भी है, पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन ज़ाहिर है एएनपी और पीपल्स पार्टी तो पीडीएम से अलग हो चुकी हैं। वहाँ पे ज़ाहिर है हुकूमत को महंगाई के मसाइल का सामना है, गवर्नेंस को बेहतर करने के मसाइल का सामना है, लेकिन इन सब के बावजूद जो पीडीएम का जलसा है उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया वहाँ के कारकुनों ने, वहाँ के अपने लोगों ने जो उन जमातों से ताल्लुक़ रखते थे। यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब भी ये लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पे कम्पीट कर रही है। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन के अंदर दोबारा से सूरत हाल यही होगी कि तहरीक इंसाफ बमुकाबला जो बाकी जमातें हैं वहाँ पे इलेक्शन का माहौल बनेगा। आप मजमूई तौर पे मुल्की सतह पे बताइए कि ये जो इस वक्त पीडीएम ने एक बार फिर तहरीक शुरू की है हुकूमत के खिलाफ, आपको लगता है इसका कोई मंतकी अंजाम निकलेगा, लेकिन वैसे का वैसे ही है जैसे पहले ही हुआ था? देखिए, मंतकी अंजाम को तो पीडीएम पहुंच चुकी है। आपने देखा कि शुरू में इनके खुद पीडीएम मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है ना, इसलिए कि उनका जो मकसद था वो तो पूरा ही नहीं हो रहा। आपने देखा कि जब से पीपल्स पार्टी और एएनपी को इन्होंने शो कॉज नोटिस दे के निकाला है, उसके बाद से पीडीएम में कोई जान नहीं है। तो जो भी पीडीएम अब कोशिशें कर रही है, नून लीग के अंदर अपने इख्तलाफात चल रहे हैं, मतलब पीडीएम उस तरह इकट्ठी है ही नहीं, सिर्फ पीडीएम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देख लिया, जिस तरह आपने पेशावर के जलसे की मिसाल दी, ये वहाँ पे लोगों को इकट्ठा ही नहीं कर सके और ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम धरना देंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन अभी तक अच्छा अगर ये हुकूमत को 2-4 महीनों में 6 महीनों में गिराने में कामयाब भी हो जाते, जिसका मुझे कोई वो लगता नहीं कि होगा ऐसा, तो उसके बाद क्या होगा? फिर 3-4 महीने बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो इलेक्शन तो वैसे ही आने वाले, ये अपने कारकुनों की जो इस वक्त एनर्जी है उसे क्यों गलत तरफ लगा रहे हैं? इन्हें चाहिए कि अब इलेक्शन की तैयारी करें और जो मेन पॉइंट्स है, महंगाई है या कोई और इश्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करें। लोग महंगाई से तंग ज़रूर हैं जावेद साहब, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि मैंने एक पिछले दिनों प्रोग्राम किया महंगाई के ऊपर और मैं जिधर जिधर गया लोग तंग ज़रूर थे, लेकिन इतना रश था, थैले उठाए हुए थे। पेट्रोल पंप वाले से मैंने पूछा, वो कह रहा है पेट्रोल की सेल पहले से ज़्यादा हो गई है। तो महंगाई दुनिया में होती है, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी है,
वो फिर भी चीज़ें बाय कर रहे हैं, फिर भी वो पेट्रोल से अपने अपने जो टैंक जो है वो फुल करवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, आप देखें कि पहली दफ़ा ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि एक जो पार्टी है उसने वहाँ पे हुकूमत की और अगले 5 साल भी उसके ऊपर एतमाद का वोट दिया गया और दोबारा उनकी हुकूमत आई। और ख़ास तौर पे जैसे सेहत कार्ड है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी स्कीम थी खैबर पख्तूनख्वा में, जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और उसके अलावा भी उनको पीटीआई की जो पॉलिसीज़ हैं वो पसंद आई है, तभी उन्होंने दोबारा वोट दिए। तो जिस तरह अभी पीटीआई की गवर्नमेंट काम कर रही है, पंजाब में भी हेल्थ कार्ड आने वाला है, उसके अलावा एहसास प्रोग्राम है, उसके ज़रिए बहुत ही जो है गुर्बत को कम करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा कामयाब जवान प्रोग्राम है। गो कि मैं पीटीआई का नुमाइंदा या स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन वो ये चीज़ें हैं कि जो मैं दिन भर फिरता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, वहाँ पे मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि एहसास के ज़रिए जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं। डॉक्टर सानिया निशतर बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो इस तरह ही अगर मामला चलते रहे, और जो अपोजिशन की प्रॉब्लम है, अपोजिशन का सिर्फ मुझे एक एजेंडा नज़र आता है, वो वही है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं, वो एनआरओ चाहते हैं। उनसे जहाँ पे भी कहीं बात करो, अभी उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट से एक्ट पास हुआ, जब पार्लियामेंट को वो कहते हैं सुप्रीम है। मैंने ये ऐसे इकबाल साहब से पूछा उस दिन, मैंने कहा आप कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, जब पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करती है तो आप कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो आप कहते हैं कि जी कोर्ट तो हमारे खिलाफ फैसले दे रहे हैं। अब मतलब इसमें आप एक चाहते अहम क्या सवाल हैं? ये है, जी अहम सवाल ये है जिसकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया था कि जिसकी बहुत सी चीज़ों का हम खुद गवाह थे कि जब इस लीडरशिप के साथ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जब भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामला डिस्कस होते थे तो यही जमातें थीं जो कहती थीं कि सियासी मामलात को, पार्लिमानी मामलात को आप अदालतों में ना लेकर जाएं। जी लेकिन आज अगर यही अपोजिशन वही बात कर रही है कि जी पार्लियामान में जो बिल मंजूर हुआ है हम उसके खिलाफ अदालत में जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ बात करेंगे, तो ये तो इसका मतलब है कि कौल व फ़ैल में तजाद हो गया। मैं यही बात कर रहा था कि जैसे सेनेट के इलेक्शन हुए और सेनेट की कार्रवाई थी, वहाँ पे चेयरमैन सेनेट मौजूद थे जो उस वक्त एक्टिंग चेयरमैन थे, उन्होंने सारी कार्रवाई देखी है और उन्होंने फैसला दिया। आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं क्योंकि आपका कैंडिडेट नहीं जीता, इसका मतलब है कि आप मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू। और पार्लियामेंट में भी यही हुआ कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ और अददी अच्छी खासी वहाँ पे डिफरेंस था। पीटीआई के पास तकरीबन 221 के करीब वहाँ वोट मौजूद थे और अपोजिशन के पास 204 था, तो आप क्लियर कट हार गए। उससे एक वीक पहले जो वहाँ पे 2 बिल अपोजिशन ने पेश किए थे, वो अपोजिशन अक्सरियत से जीत गई, वहाँ पे हुकूमत की अक्सरियत नहीं थी। तो जिस दिन आप जीत गए उस दिन तो आपने मान लिया, जिस दिन आपको शिकस्त हुई आप कहते हैं कि जी हम पार्लियामेंट से निकल के सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे देगी। तो ये इस तरह की बातें हैं कि ये मुल्क में एनार्की फैलाने वाली बात होती है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट बुलाता है तो आप हमला कर देते। मुझे उस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात बड़ी अच्छी लगी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे का नोटिस दिया कि वो पेश हो। वो जनाब बिजी थे, कई मीटिंग्स चल रही थी, वो सब छोड़ छाड़ के वो सुप्रीम कोर्ट में आके पेश हो गए। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपके इदारे हैं, इदारों की जो है वो तजलील नहीं करनी चाहिए। आप अपनी पसंद का फ़ैसला तो मान लेते हैं, जहाँ पे आपकी पसंद का फ़ैसला नहीं आता वहाँ पे जज के ख़िलाफ़ भी आप इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, आप उनकी वीडियोस भी बनाते हैं। मतलब ये किस किस्म का गोरख धंधा चल रहा है कि अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी हद तक भी चले जाते हैं। लेकिन अहमद जवाद साहब, बहरहाल महंगाई, इन्फ्लेशन ये एक इशू है, अगरचे कि हुकूमत ये कहती है कि चूँकि बैनुल-अक़वामी सतह पे सब कुछ हुआ है, लेकिन इसको अपनी गवर्नेंस, इफ़ेक्टिव गवर्नेंस के ज़रिए से इस पे असरअंदाज हुआ जा सकता है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोग प्लान कर रहे हैं और ये जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है आपके लिए, ये एक चैलेंज है आपके लिए महंगाई का, इसको बेहतर किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें इसको महंगाई के मेकैनिज़्म को तकरीबन मीडिया पे हर रोज़ ये डिस्कस होता है। मैं अभी टर्की से आ रहा हूँ। टर्की में दुनिया का सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है, नियरली 20% हो चुका हुआ है। और वहाँ पे उनका लीरा भी जो है वो तकरीबन 3 टाइम्स वो सिंस 2015 जो है वो गिरा है, कोई 4.5 से अब कोई 12 तक तकरीबन वो पहुँच चुका हुआ है। उसके बावजूद मैंने तो उनके मीडिया चैनल्स के ऊपर महंगाई के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं मैंने कहीं पे कोई सुनी, मैंने कोई किसी को डिस्कस करते नहीं देखा। मैं उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी मिला, उसमें अपोजिशन की भी पार्टीज़ हैं, मैं उनके मीडिया से भी मिला, मैं उनके बिजनेसमैन से भी मिला, एक आम आदमी से भी मिला। मुझे तो कहीं पे भी वहाँ कोई महंगाई की डिबेट नज़र नहीं आई। एक ऐसा मुल्क जो कि सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट का सामना कर रहा है,
इसकी बजाय मुझे तो वहाँ पे वो जो बात थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि पाकिस्तान में आप अगर जाते हैं पेट्रोल पंप से जाते हैं, आप बाज़ारों में जाते हैं, आपको एक कंज्यूमर आपको नज़र आता है। इसी तरह से टर्की के अंदर मैंने देखा तो वो लाइनें लगी हुई हैं शॉपिंग मॉल्स के, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सब कुछ चल रहा है। और देखें ये एक हवा बना के एक परसेप्शन क्रिएट, मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई बिल्कुल एक ग्लोबल फिनोमेना हुआ है, पाकिस्तान भी उसका शिकार हुआ है, और हमें ये इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पिछले 73 सालों में पाकिस्तान के अंदर वाहिद हुकूमत है जिसके 2 साल जो हैं वो एक पेंडेमिक की नज़र हो गए, क्योंकि ये तो 100 साल के बाद फिनोमेना हुए, और इस 2 साल के अंदर भी जो है ये हुकूमत की परफॉर्मेंस है कि उन्होंने उस चीज़ को फॉलो करने की बजाय कि जिसमें पूरे पूरे मुल्क जो हैं बंद हो गए थे, पूरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद कर दी थी, इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए जो है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी जारी रखा, और उसके साथ साथ जो प्रिकॉशंस थी, SOPs थी, उनको भी फॉलो किया, और उसका नतीजा भी आपके सामने है कि कोविड को हैंडल करने में पाकिस्तान अपने रीजन में शायद बेस्ट कंट्री के तौर पे और दुनिया में अच्छे ममालिक में अब उसका शुमार होता है कोविड की हैंडलिंग के हवाले से। वैक्सीनेशन आपकी नियरली जो है वो कोई 50% के करीब पहुंचने वाली है। तो हर लिहाज से आपने कोविड को, पेंडेमिक को और उसमें इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को बिल्कुल बंद नहीं किया, और वो ये एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का होता था कि मैं एक आम आदमी को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और अगर वो कोविड से बच जाएगा तो वो कहीं भूख से ना मर जाए अगर आप उसको सारी चीज़ें बंद कर दें, और वो उनकी असेसमेंट ठीक साबित हुई। और आप देखें कि उसके नतीजे में आप यूके में जाएं, नसीम साहब जाते रहते हैं यूके, मैं भी अभी गया हुआ था वहाँ पे, बहुत महंगाई, मैं भी 2 साल के बाद मैंने देखा है वहाँ पे तो रेट्स जो हैं डबल ट्रिपल हो चुके हुए हैं। और ये इन्फ्लेशन जो है ये पूरी दुनिया, अमेरिका फील कर रहा है इसको, चाइना में फील किया जा रहा है इसको, टर्की में, यूरोप में, हर जगह पे ये आपका एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिस्टम था। आप ये देखें जब 2 साल आपने पूरी दुनिया में ट्रेड एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ या तो वो शट डाउन हुई या वो कम हो गई या वो वैसे ही बैंकरप्ट हो गई, तो उसके बाद अब एकदम से आपकी रिक्वायरमेंट उसी तरह से आ जाती है, जो भी दुनिया की आबादी है सारी, अब उसमें इमीडिएटली उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेके आना जो कि कोविड से पहले थी, इसमें कुछ टाइम लगेगा आपको। आप सिर्फ कंटेनर्स के अगर आप रेट देखें तो वो 5 गुना ज़्यादा चले गए। तो ये अनप्रेसिडेंटेड इम्पैक्ट हुआ है एक पेंडेमिक का, और पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन, जिसके नतीजे में आपको ये महंगाई, और महंगाई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो पेट्रोल है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार जो है दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है कि जो अपनी एनर्जी का मेजॉरिटी हिस्सा, मेजर हिस्सा जो है वो पेट्रोल फ्यूल बेस्ड जो है एनर्जी से करते हैं। ये कोई दुनिया का अक्लमंद मुल्क जो है वो ये काम नहीं कर रहा जो पाकिस्तान ने किया है। और कहाँ से शुरू हुआ ये 90 की दहाई से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये स्टार्ट किया, मुशर्रफ के दौर में भी कंटिन्यू रहा, नवाज शरीफ के दौर में भी, सेकंड टेन्योर पीपल्स पार्टी का उसमें भी दौर रहा, और आपने इनसे सॉवरन गारंटी के ऊपर लॉन्ग टर्म मुआहदे किए हुए हैं। आप उन मुआहदों को अब रिप्लेस नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में चले जाएंगे, और उनके साथ आपने बिजली खरीदनी है, सर्दियों में आपकी ज़रूरत अगर कम भी हो गई है तब भी आपने उनको पैसे देने हैं। 19 सेंट पे अगर आप गए हैं तो उसकी वजह यह है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो आपकी बढ़ी हैं, पूरी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हैं। जब आप अपनी एनर्जी नीड्स का इतना ज़्यादा रिलायंस जो है वो पेट्रोल पे रखेंगे, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उससे आपके इन्फ्लेशन भी आएगा। तो ये सारे जो डायनामिक्स हैं ये कोई PTI के 3 साल की हुकूमत ने तो नहीं क्रिएट किए। अब इसके बाद जो एनर्जी फ्यूचर में क्या होगी वो PTI अपनी पॉलिसी दे चुकी है कि अब जो भी कोई एनर्जी का प्रोजेक्ट लगेगा वो अल्टरनेट एनर्जी का होगा, वो सोलर का प्रोजेक्ट होगा, वो विंड का प्रोजेक्ट होगा। लेकिन आप जो मौजूदा कैपेसिटी है उसको एकदम से रिप्लेस तो नहीं कर सकते। क्या आप उनको बंद कर देंगे? आपको तो उनको मुआहदे के तहत उनसे लेनी है। तो ये कड़वा घूंट हमें उस वक्त तक पीना पड़ेगा जब तक ये मुआहदे मौजूद हैं। फिर भी इन मुआहदों को भी इस हुकूमत ने उनको रिवाइज़ करवाया, और उससे जो फ़ायदा ले सकती थी हुकूमत अपने लिए वो भी लिया गया। तो ये देखें, ये सारे फैक्टर्स को रखना पड़ेगा। और जो बॉटम लाइन है कि महंगाई है,
पूरी दुनिया फेस कर रही है, पाकिस्तान भी फेस कर रहा है। लेकिन इसको एक परसेप्शन की तरह मीडिया के ऊपर उठाया जा रहा है, ये बताने के लिए या ये साबित करने के लिए कि ये हुकूमत नाकाम हुई है। तो ये एक सियासी खेल बन गया है अपोजिशन का। लेकिन अपोजिशन मैं नहीं समझता कि अवाम को कन्विंस करने पे कामयाब हुई है। अगर होती तो उनकी पीडीएम जो है वो कामयाब हो जाती, उनके धरने कामयाब हो जाते, उनके जलसे कामयाब हो जाते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपका, नसीम सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पर बात के लिए। अहमद जवाद साहब का ये कहना है कि बहरहाल उनके सामने चैलेंजेस मौजूद हैं और हुकूमत भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि महंगाई के चैलेंज पे काबू पाए और अपनी गवर्नेंस को हर गुजरते दिन के साथ बेहतर करे, क्योंकि जाहिर है यही बेहतरी होगी तो वोटर के पास जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे। लेकिन ऑपोजिशन को अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। ऑपोजिशन जो किरदार अदा कर रही है वो मस्बत किरदार नहीं है। जलसे जुलूसों में जाने की बजाय अहम कानून साजी पे, इस्लाहात पे ऑपोजिशन को चाहिए कि वो हुकूमत के साथ बैठ के अवामी फलाह के एजेंडे को आगे बढ़ाए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अहम सवाल है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि क्या आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने से अब भी कासिर है, क्योंकि अभी भी अफ़गानिस्तान के असासे अमेरिका ने मुंजमद किए हुए हैं। तकरीबन 10 अरब डॉलर हैं और अफ़गानिस्तान को शदीद माशी मुश्किलात का सामना है। जब से तालिबान की नई अफ़गान हुकूमत बनी है उस वक्त से लेके अब तक सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली। अब अफ़गान हुकूमत ने ऐलान किया है कि सरकारी मुलाजमीन को गुज़श्ता 3 माह की तनख्वाहें अदा करने का बंदोबस्त हो गया है। अलबत्ता पेंशन के हवाले से मामलात को देखा जा रहा है, वो भी जल्द मामला हल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यकीनी तौर पर इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में शदीद मौसमी सूरत हाल है उसमें ह्यूमैनिटेरियन इमदाद की ज़रूरत है, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत है। लाखों बच्चे वहाँ पर ग़िज़ाई कमी का शिकार हो सकते हैं, बीमारियाँ भी आ सकती हैं। इसके लिए अफ़गानिस्तान ने भी अपील की हुई है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से आलमी बरादरी से अपील करता रहा है और पाकिस्तान से इमदाद मुस्तकिल तौर पर जा रही है अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों को, मुख्तलिफ़ शहरों को, मुख्तलिफ़ इलाक़ों को। लेकिन इसके साथ साथ अहम बात यह है कि जब अफ़गान हुकूमत बनी थी तो उस वक्त तकरीबन तमाम ही सिफारत खाने अपना काम बंद करके अफ़गानिस्तान से चले गए थे। पाकिस्तान, रूस और चीन के सिफारत खाने उस वक्त से लेके आज तक खुले हुए हैं। अब नई इतलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपना सफारत खाना काबुल में खोल लिया है और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी ने एक न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बाज़ यूरोपीय ममालिक उनकी बातचीत हुई है। गालिब इम्कानात हैं कि आने वाले दिनों में कुछ यूरोपीय ममालिक भी अपने सफारत खाने खोल लेंगे। तो क्या अफ़गानिस्तान के हालात में बेहतरी आ सकती है और मुस्तकिल बुनियादों पर अफ़गानिस्तान के लिए आलमी बरादरी को क्या कुछ करना होगा, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। इसके लिए मिल रहे हैं साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है। बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब। ये नई एक पेशरफ्त जो सामने आ रही है जिसमें अफ़गान वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो अपना सफारत खाना खोल लिया है लेकिन और बड़े यूरोपीय ममालिक से उनकी बातचीत हुई है, इम्कानात हैं कि कुछ और सफारत खाने खुल जाएँ। यह आपके ख्याल में एक अच्छी पेशरफ्त है अफ़गानिस्तान के हवाले से? जी, ये अल्टीमेटली होना था, क्योंकि इस मामले में अगर आप देखेंगे तो वो जर्मनी जो है वो भी अपना सफारत खाना खोलने की प्रोसेस में है। ईयू ने भी इस बात का इंदिया दिया है कि वो अपना सफारत खाना खोलेंगे। उन्होंने अपना जो है तकरीबन 1 बिलियन यूरो के जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का भी उन्होंने अनाउंस किया है। तो और ऑलरेडी जैसे कि आपने फरमाया रशिया, चाइना, पाकिस्तान थे, ईरान का भी है। इसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स में उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इनके भी सफारत खाने मौजूद हैं। टर्की का भी सफारत खाना मौजूद है। तो इसलिए वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उनके जो है डिफेक्टो रिकग्निशन तो तालिबान को है। अभी मसला है डिजोर रिकग्निशन का। वो अभी जो है वक्त के साथ साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं
उसमें देखना ये है कि जो अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स हैं उन्होंने भी तकरीबन ये फैसला किया है कि वो काबुल की जो हुकूमत है तालिबान की उसको एक साथ ही रिकग्नाइज करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है, उनका भी इसी तरह का फैसला है। और अब इस वक्त मुआवजा या मुकाबला जो हो रहा है वो अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स, जिसमें रशिया और चाइना और पाकिस्तान वो लीड पे हैं, और दूसरी तरफ जो है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं वो दूसरी तरफ हैं। तो ये एक तरह से आप समझ लें वो एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि कौन क्या करे। ये लेकिन जो मुत्तहदा अरब अमारात ने अपना सफारत खाना खोला है, आप क्या समझते हैं कि जो अरब ममालिक हैं उनके हवाले से ये एक अहम पेशरफ्त है? क्योंकि अभी तक अरब ममालिक खामोश थे। कतर जो था वो बाकायदा तौर पर जाहिर है कि एक वहाँ पर मुज़ाकरात भी हो रहे थे, वो अफगानिस्तान के साथ भी राब्ते में था, पूरी आलमी बरादरी के साथ राब्ते में भी था, लेकिन ये एक अहम पेशरफ्त है आपकी नज़र में? जी है, उसका भी मैं वजह बता दूं, क्योंकि कतर ने भी अपना सफारतखाना वहाँ खोला और कतर जो है अब काबुल में अमरीकी मफादात को की निगरानी वो करेगा। उसमें ये भी शामिल है कि जो अमरीकी शहरी या जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं वो, और वो मुलाजमीन जो अमेरिकन फोर्सेस के साथ थे या एम्बेसी के साथ अटैच थे, जो अभी तक अमेरिका नहीं जा सके, तो उनके लिए भी वो उनके वीज़े का बंदोबस्त कर देगा। इसके साथ ही यूएई के भी जो है तजारती ताल्लुकात भी हैं, उनकी फ्लाइट्स जो हैं वो भी ऑपरेट करती हैं काबुल और दुबई के दरमियान। और फिर ये यूएई का भी एक अहम रोल ये रहा है कि वो बाज़ अमेरिकन सिटीजन जो हैं या बाज़ अफगान, वो एक्चुअली उन्होंने यूएई में ट्रांजिट किया है, दुबई में और अबू धाबी में जो अमेरिकन बेस है वहाँ तकरीबन 5,000 के करीब जो है अफगान उनको ठहराया गया। तो इसलिए भी फ्यूचर में भी अगर बाज़ कोई ऐसी एवोक्यूएशन या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए अगर एयर ब्रिज का काम हो सकेगा तो वो यूएई के जरिए ज़्यादा मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि यूएई की ज़्यादातर फ्लाइट्स थी। अब कतर का भी है, सुनने में आया कि उनके भी जो है उनकी फ्लाइट्स रेगुलर वहाँ ऑपरेट कर रही हैं। जी, लेकिन आसिफ दुरानी साहब, जो असल मामला है वो अफ़गानिस्तान के जो तकरीबन 10 अरब डॉलर हैं जो कि फ्रीज़ हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको अनफ्रीज़ करने के लिए भी बातचीत हो तो रही होगी किसी लेवल पे? क्या उसकी तरजीहात हो सकती हैं? अमेरिका क्या चाहेगा तालिबान से? क्योंकि असल मामला वो है, मुल्क चलेगा तो एक निज़ाम के तहत चलेगा, और तभी ये तो हम ज़ाहिर है इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद की बात करते हैं, जिससे कुछ वक्त के लिए तो सूरत हाल संभल सकती है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर तो जो अफगानिस्तान के अपने असासे हैं वो भी अनफ्रीज होने हैं। जी, वो आपने दुरुस्त कहा कि $9.5 बिलियन का है अफगानिस्तान के असासे, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये भी अमरीकी पैसा है जो उन्होंने अपनी एक जेब से दूसरी जेब में डाला हुआ। और ये अलग बात है कि अमेरिकन बजट से वो निकल के अफगानिस्तान के एलोकेशन में वो शामिल हो चुका था। जाहिर है अब अमरीकी ये इख्तियार उन्होंने अपने पास ही रखा है, और फिर वो उनकी वो कमिटमेंट जो तालिबान के साथ उन्होंने फरवरी 2020 में की थी, अब वो नहीं लगता उस तरह से पूरी करेंगे। उसमें तालिबान को जो है डीलिस्ट करने का भी एग्रीमेंट शामिल था जो 27 मई 2020 में पूरा होना था, लेकिन अमेरिकन उसको लिंगर ऑन करते रहे और अब तक उससे अमल दरामद नहीं किया। लेकिन अब लगता है कि दिसंबर तक उसका भी इशू आएगा, क्योंकि 1267 कमेटी और 1988 कमेटी जो तालिबान पे जिसके तहत सैंक्शन लगी है वो उसका मामला ज़ेर बहस आएगा, उसका मैंडेट ज़ेर बहस आएगा। तो उस वक्त कोई डिसीजन होगा कि उन्होंने नंबर 1 तालिबान को डीलिस्ट करना है, और नंबर 2 उसी के साथ ही लिंक होगा तालिबान के रिकग्निशन का मामला। लेकिन अभी फ़िलहाल अमेरिकी जो है वो इस बात पे वो बार्गेन करना चाहेंगे कि उनके ये जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, वुमेन राइट्स के इश्यूज हैं, वो उन पे, और प्लस जो बाज़ अफगान नेशनल्स हैं जिनको अफगानिस्तान से बाहर जाना है उनके जो है इजाज़त मिलना, और उसमें ये कि ऐसा ना हो कि तालिबान उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करें।
तो वो एश्योरेंसेस ये चाहेंगे। जी ये दाइश की मौजूदगी और दाइश के इक़दामात, ये भी आप समझते हैं कि अमेरिका के लिए काबिल तशवीश होंगे? ये यकीनी तौर पे ख़ुद अफ़गानिस्तान के लिए तो हैं ही हैं, क्योंकि वो एक अमन व अमान की एक सूरत हाल तो पैदा कर रहे हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल है, और इसमें तो दाइश के मामले में तो अमेरिका ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि दाइश तो अमेरिकियों की मौजूदगी में आए, उससे पहले तो दाइश का वजूद नहीं था। तो और ये अब इस वक्त अफगानिस्तान में उनकी मौजूदगी है, लेकिन वो कितना बड़ा थ्रेट है तालिबान के ख्याल में? वो कोई बड़ा थ्रेट नहीं है, वो एक इरिटेंट तो हो सकते हैं लेकिन थ्रेट नहीं है। लेकिन अमेरिकियों को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंस उनको ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकती होगी कि ये कितना बड़ा थ्रेट है। जी लेकिन ये जो इस वक्त एक ह्यूमैनिटेरियन सूरत हाल के बारे में आलमी इदारे भी आगाह कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और ज़ाहिर है पाकिस्तान भी कोशिशें कर रहा है कि ऐसी सूरत ना पैदा हो, और आलमी बरादरी से अपीलें हो रही हैं। ये तो एक काबिल तशवीश बात है ना अफ़गानिस्तान में आसिफ दुरानी साहब के क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान पे उसका बराह रास्त असर है, तो पाकिस्तान इसलिए भी उनके लिए आवाज़ उठा रहा है, और पूरी आलमी बरादरी और ख़ासकर रूस और चीन ये भी यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल वहाँ पे पैदा ना हो। जी बिल्कुल है, और यही वजह है कि अब बहरहाल इस वक्त बेयर मिनिमम तो असिस्टेंस पहुंचाई जा रही है, लेकिन बहरहाल ये एक पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स का जो है दिल नहीं होता ना, वो उसको ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है उसको उस नज़र से देखते हैं। उनके नज़दीक तो ये है कि उसमें उनके मफादात जो है उनका कितना प्रोटेक्शन होता है, और यही अमेरिका भी कर रहे हैं, उनको जो है फॉलो करते हुए यूरोपियन यूनियन भी है। ये बातें जो है हकायक हैं, और तल्ख हकायक। जी चीन के साथ कुछ अफ़गानिस्तान ने तिजारत शुरू की है, यानी कुछ अब ये कोशिश कर रहे हैं नई अफ़गान हुकूमत के अपने ज़राए से भी कोई इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू की जाए। ये भी आप समझते हैं कि काबिल इत्मीनान है अफ़गानिस्तान के लिए? अभी तो मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आया, अगरचे एनक कॉपर प्रोजेक्ट लॉगर प्रोविंस में आज करने उस बात को भी 15 साल हो गए, लेकिन उसमें माइनिंग शुरू नहीं हुई। वो अपनी जगह ये है कि वो एग्रीमेंट अपनी जगह है, तालिबान भी ये कहते हैं कि वो ऑनर करेंगे, और तालिबान जो है वो बाकी इक्तिसादी जो है वो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे टैपी प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन का, उसके बारे में भी संजीदा है। फिर वो जो है ट्रांजिट ट्रेड के सिलसिले में उज़्बेकिस्तान का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, और उसकी जो ट्रेड है वाया तरमीज तोरखम, वो उस पर भी वो खासे सीरियस हैं। और फिर पाकिस्तान का चमन के रास्ते जो है वो तुर्कमेनिस्तान, जिससे तकरीबन 1000 किलोमीटर फासला अगर ईरान के रास्ते जाए तो कम हो जाता है। ये तमाम अपनी जगह हैं। असल चीज़ थी अफगानिस्तान में अमन का, तो उसमें अभी बाय एंड लार्ज तो ये इम्कानात हैं कि अफगानिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है जो पहले थी, लेकिन दाइश के खतरात अपनी जगह मौजूद हैं, वो उसको जो है ख़त्म करना वो ज़रूरी होगा। और उससे बढ़कर जो टैपी में इन्वेस्टमेंट होना है वो ज़्यादातर अमेरिकन सपोर्टेड जो भी कंपनीज होंगी वो करेंगी। अब वो आगे आती हैं या नहीं आती हैं ये हमने देखना है। चाइना के साथ अफगानिस्तान का जो ट्रेड वगैरह जो है वो अभी बहरहाल फिलहाल जो है वो बाय एयर है, लेकिन सी के रास्ते भी हो रहा है। अब उसमें चाइना की तरफ से बाकी उनके जो मिनरल सेक्टर में उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, बाकी दुनिया अफगानिस्तान में मिनरल सेक्टर पे कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, ये उस वक्त मुमकिन होगा कि जब बैंकिंग चैनल्स जो हैं वो अपने पूरी तरह से एक्टिव होंगे। इस वक्त बैंकिंग चैनल अफगानिस्तान के ऑलमोस्ट मुअत्तल है, उनके जो है सिर्फ बाज ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजैक्शन जो है वो इनके बैंक के जरिए हो रही हैं। अफगानिस्तान का जो नेशनल जो स्टेट बैंक के बराबर जो अफगानिस्तान बैंक जो कहलाता है वो अभी तक अपने पूरी फंक्शनिंग नहीं कर रहा। तो ये एक प्रैक्टिकल मसाइल हैं, और उसमें भी अमेरिका का दखल मौजूद है, क्योंकि अगर डॉलर की क्लियरेंस होती है तो उसके लिए वो न्यूयॉर्क का मीडियम यूज होता है, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये ऐसे मसाइल हैं जिनकी तरफ अमेरिका को भी है, और इसकी एक डिमांड बढ़ती भी जा रही है। न सिर्फ ये कि अफगानिस्तान के $9.5 बिलियन है उसको अनफ्रीज करने का, बल्कि बाकी जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं उनके भी जो है उनको नॉर्मलसी की तरफ लाने की तरफ भी डिमांड हो रही है।
या आपके ख़्याल में दुरानी साहब जो ख़वातीन की तालीम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका को, या फिर जो दीगर मामलात हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से उनकी बातचीत, आपको लगता है कि ये तब तक जो रिकग्निशन का मामला है उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक ये मामलात एड्रेस नहीं हो जाते, और कुछ इस अंदाज में कि जिससे अमेरिका मुतमईन हो? जावेद साहब, जहाँ तक ख़वातीन का तालीम है वो एक सीरियस मामला है। उसमें तो तालिबान को खुद भी जो है एहसास करना होगा कि ख़वातीन को आप बगैर तालीम के नहीं रख सकते। ये वो उसका ताल्लुक इस्लाम से भी नहीं है, हरगिज़ नहीं है। लेकिन अगर वो अपने ब्रांड के इस्लाम के तहत की तालीम में कोई कदगन लगाना चाहते हैं ख़वातीन पे, वो एक अलग बात है। हाँ, जहाँ तक ये जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का है उसमें मेरे ख्याल में अमेरिकन एतराज़ात में कोई इतना ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि वो जाहिर है वो बकौल तालिबान वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी के उन्होंने यहाँ पे एक इंटरव्यू में कहा, उनका क्या अमेरिकन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का हिस्सा बना लेंगे। उन्होंने कहा हमने इंक्लूसिव गवर्नमेंट ये है कि तमाम जो इतने भी एथनिक ग्रुप्स हैं और या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको हमने जो है रिप्रेजेंटेशन दिया और वो है, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो वो हो सकता है। तो उस मामले में मेरे ख्याल में अमेरिकी के इतना दमखम नहीं है। हाँ, ये ख़वातीन की तालीम है तो उसमें खाली अमेरिका ही नहीं, ठीक, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से भी ये मुतालबा है कि भाई आप ख़वातीन को जैसे मर्दों को तालीम के मौके हैं, ख़वातीन को भी आप बराबर मसावी मौके दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब, आपका साबिक सफ़ीर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे अफ़गानिस्तान से, और उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे मामलात हैं कि जिसमें अमेरिका और जो यूरोपियन ममालिक हैं वो भी अफ़गानिस्तान की तरफ से देखते हैं, लेकिन ख़ुद अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के लिए भी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी हैं, खुसूसन ख़वातीन की तालीम के हवाले से। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।